हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 30 सितंबर और अब शुरू करते हैं प्रीलिम्स का करंट अफेयर का डिस्कशन। सबसे पहले आज का एक कोट देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस लाइट अ कैंडल। इसका मतलब आप में क्या होना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। अगर आपके पास ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होगा तो आप किसी भी सिचुएशन का अच्छे से सामना कर सकते हो, भले आपके पास वो रिसोर्सेस हो नहीं हो। क्योंकि आपने कई बार कंपनीज में देखा होगा वो किसको हायर करते हैं? ऐसे व्यक्ति जो भले टैलेंटेड ना हो पर उनके पास क्या हो? हार्डवर्क करने की क्षमता। क्योंकि अगर व्यक्ति टैलेंटेड और हार्ड वर्क नहीं करता है तो उस कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा वो। पर अगर व्यक्ति हार्ड वर्किंग है तो उसमें टैलेंट उसमें इम्पार्ट किया जा सकता है। तो वो ऐसे व्यक्ति किसी भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी देश के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं। उसी तरह अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कई एक्सक्यूज हो सकते हैं। मेरे पास अच्छी वाली बुक नहीं है, मैं बड़ी कोचिंग में नहीं जाता हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में नहीं रहता हूँ। पर अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आपको पता है इंटरनेट है। आज आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टीचर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो आपके पास दो चॉइस है। या तो आप मानो कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ और कुछ दूसरा देखता हूँ। या फिर आप अपने लिए कैंडल जलाओ, मतलब अपना पॉजिटिव एटीट्यूड शो करो और जितना भी आपका रिसोर्स है उसी रिसोर्स से आप अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करो। तो ये आपका फाइटिंग कैरेक्टर दिखाता है। इस कोड का आप अपने एथिक्स के पेपर में या फिर ऐसे में यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारी पहली न्यूज। हमारी पहली न्यूज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर है। क्या हुआ है? दरअसल 2020 में 1 जनवरी बिपिन रावत जी हमारे फर्स्ट सीडीएस बने थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। पर अनफॉर्चुनेटली इस साल उनकी डेथ होने के बाद में ये पोस्ट वैकेंट थी। तो अब अनिल चौहान जी को इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। और सीडीएस के साथ साथ अनिल चौहान जी सेक्रेटरी की भी भूमिका निभाएंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और जो सीडीएस होते हैं वो परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, जिसमें तीनों सेनाओं के जो हमारे चीफ होते हैं उनकी इस कमेटी होती है। तो उनके ये परमानेंट चेयरमैन होंगे उस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम फंक्शन जान लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी जनरली ऐसी पोस्टों की फंक्शन पूछ लेती है या काम पूछ लेती है कि वो उनका क्या वर्क है। तो अगर हम सीडीएस पे नजर डालें तो इनका जो मेन काम ये है कि जो सिनर्जी बनाना तीनों सर्विस के बीच में और कम से कम इंटर सर्विस फ्रिक्शन लाना। क्योंकि अगर इंडिया को अपने डिफेंस सेक्टर में मजबूती लाना है तो उसे थिएटर कमांड पर काम करना होगा, जहां पर तीनों सेनाएं मिलकर कोऑपरेट करती हैं। उसके लिए कोई एक ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट कर सके, और ये पोस्ट होगी सीडीएस की। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट मिलिट्री अफेयर्स के भी हेड होंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। सीडीएस सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होंगे डिफेंस मिनिस्टर के। जो तीनों सेनाओं के जो भी इश्यूज होंगे वो डिफेंस मिनिस्टर को कन्वे करेंगे। उसके साथ साथ ये तीनों सेनाओं के जो चीफ होते हैं उनको डायरेक्टिव दे सकते हैं। हमें ये बात जानना है कि ये किसी भी प्रकार का तीनों सेनाओं के चीफ के ऊपर कोई कमांड नहीं रखते। ये इनकी पोजीशन फर्स्ट अमंग इक्वल के तौर पे होगी, मतलब उनको डायरेक्टिव दे सकते हैं पर किसी प्रकार का कमांड नहीं होगा। और ये फर्स्ट अमंग इक्वल्स होंगे जो डिपार्टमेंट डिफेंस में रैंक ऑफ सेक्रेटरी के पोजीशन में होंगे। इसके साथ साथ ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो इंडिया की है उसके लिए ये एडवाइजरी रोल परफॉर्म करेंगे। तो ये सारे सीडीएस के फंक्शन हो गए जो यूपीएससी हमें पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर है। आपको पता होगा कि अभी इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। हालांकि यूपीएससी जनरली ऐसे कंट्रोवर्शियल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछती, पर जिस एक्ट के अंडर इसे बैन किया जा रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फाइनली पीएफआई, काफी कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ में जो इसकी जो स्टूडेंट विंग थी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसे अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है। मतलब इसकी एक्टिविटी पर अब बैन लगा दिया है। किस एक्ट के अंतर्गत? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। ये कब एक्ट बना था? 1967 में बना था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर देता है किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। और इस ये जो अप्लाई होगा ये एक्ट, ये इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स पर भी अप्लाई होगा। ऐसे ऑफेंस के लिए जो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर हुए हो पर इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। इसमें डेथ पेनल्टी भी दी जाती है। और 2019 में कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे जिसमें डीएसपी और एएससीपी रैंक का अधिकारी इन्वेस्टिगेट करेगा। और पहले किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता था, पर अब नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। हालांकि इसमें कंसर्न बताए जाते हैं कि इसका काफी मिसयूज होता है, तो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका मिसयूज हमें पता होना चाहिए। पर फिलहाल हमें प्रीलिम्स के लिए हमें इस एक्ट के प्रोविजन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी करी है कि जो भी स्टेट है
जितने भी पीएफआई के एसोसिएशन से जहां पर इनकी एक्टिविटी हो रही थी उन सबको नोटिफाई करना है, मतलब बैन करना है। उनके जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी लिस्ट बनाएंगे ताकि उसके कॉन्फिस्केट किया जा सके, जब्त किया जा सके। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं आगे। अगली न्यूज रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर है। दरअसल इसे अब टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। ये यूपी में है, यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में, ये चित्रकूट इलाका है, यहीं पे रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसे ही टाइगर रिजर्व के लिए नोटिफाई कर दिया गया है। ये यूपी स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व होगा। हालांकि हमें जानने वाली बात यह है कि जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें कोई भी टाइगर नहीं है जो उनके सेंचुरी में हो। दरअसल है क्या कि चित्रकूट के पास में पन्ना लगता है और जो पन्ना नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व है। तो वहाँ के जो टाइगर है वो दरअसल ये इस रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पाए गए हैं, उनके पग मार्क्स पाए गए हैं। इसीलिए इसे भी एक टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है ताकि उनको सिक्योरिटी और उनको प्रोटेक्शन को बरकरार रखा जाए। और इसके अलावा इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व है अभी तक, जिनका एरिया है 72,749 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा इंडिया का 2.21% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया है। और 2018 के एनटीसीए के एस्टिमेशन के मुताबिक इंडिया में फिलहाल 2,967 टाइगर्स हैं। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 173 टाइगर्स हैं, जो 107 दुधवा में है और 65 पीलीभीत में है। और टाइगर से रिलेटेड यूपी से क्वेश्चन पूछती रहती है, तो हमें इसके जितने भी इसके आसपास जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं वो हमें याद रखने पड़ते हैं। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो ताजमहल को लेकर है। दरअसल हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आगरा की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको ये बताया गया कि 500 मीटर के रेडियस में ताजमहल के कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, उस पर बैन कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे जो एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट ताजमहल पे, तो आप साथ साथ देख पा रहे हो पूरा येलोइश हो गया है। तो इससे हमारा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको खतरा हो रहा है। और अगर हमें इसे इंटैक्ट रखना है तो इसके सिक्योरिटी के लिए हमें इसको एयर पोल्यूशन से बचाना होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि 500 के मीटर जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है उन्हें बैन कर दो या फिर उन्हें परमिशन मत दो। और ये पोल्यूशन का मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है। कई बार गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए इस पोल्यूशन कम करने के लिए, पर अभी तक कोई फिलहाल रिजल्ट निकल नहीं आ रहा। इसलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये डायरेक्शन दिया है कि अब आपको कोई कमर्शियल एक्टिविटीज इस 5 मीटर के रेडियस में नहीं कर सकते आप। दरअसल 1970s में ही ये कंसर्न आने लग गए थे कि ताजमहल को बहुत नुकसान हो रहा है, इसके जो व्हाइट मार्बल्स थी वो पीली होती जा रही थी, ब्लैक के स्पॉट देखे जा रहे थे पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा कि ताजमहल के आसपास जितना भी 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था उसे ताज ट्रेपेजियम जोन डिक्लेयर कर दिया। इस जोन के अंदर कौन कौन से हेरिटेज साइट थी? ताजमहल था, आगरा फोर्ट था, फतेहपुर सीकरी थी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था एमसी मेहता केस में कि जितने भी ताज ट्रेपेजियम जोन में आप कोल और कोक इंडस्ट्री नहीं स्टैब्लिश कर सकते, और अगर चल रही है तो उन्हें रोका जाए, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। पर अभी तक इस जोन को बनाने के बाद भी कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। इसलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि 500 मीटर रेडियस के अंदर कोई भी आप कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। पर इसके अलावा भी और कदम उठाने होंगे अगर हमें ताजमहल को इंटैक्ट रखना है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर है। दरअसल क्या हुआ कि इसे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब अब ये स्कीम 2022 दिसंबर तक चलेगी। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का पार्ट है। क्या हुआ था इस पैकेज में? यह पैकेज 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देता है हमारे हेल्थ वर्कर्स, जितने प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत काम किया था, अपनी जान को खतरे में डालकर हम लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी। उन लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके हेल्थ के ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये 50 लाख की इंश्योरेंस स्कीम उनके लिए लॉन्च करी थी। तो उसी का एक पार्ट ये था कि जो हमारे गरीब लोग हैं, क्योंकि कोविड के दौरान क्या हुआ था, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं पा रही थी, तो उनके फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम चलाई गई थी। उन्हें एक फिक्स क्वांटिटी में हमें राशन देना था। इस स्कीम के तहत जो फूड ग्रेन्स है 5 केजी पर पर्सन हर मंथ आपको देने थे फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अंत्योदय अन्न योजना, ताकि जो पुअर, नीडी और वल्नरेबल पीपल हैं उन्हें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम को लेकर है। दरअसल ये स्वीडन के एक फर्म साप का वेपन सिस्टम है। इसके 4 वेरिएंट हैं, M1, M2, M3, M4, और इंडिया 1976 से ये कार्ल गुस्ताव के वेरिएंट को यूज करता रहा। फिलहाल हम M3 यूज कर रहे हैं। और अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये कंपनी जो साब है इसने बताया है कि ये अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में खोलेगा, और ये पहली बार होगा कि साब कंपनी इस M4 वेरिएंट के लिए
किसी स्वीडन से बाहर किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। तो ये हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत होगा। इससे हमारा जो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट मिलेगा। एक बात समझना ये है कि जो M3 वेरिएंट है इसका जो प्रोडक्शन है वो भी इंडिया में ही होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा। मतलब M4 को सिर्फ स्वीडन में बनाया जा रहा था, पर अब स्वीडन की कंपनी चाहती है कि इंडिया में भी ऐसा प्लांट स्टैब्लिश करे और 2024 से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वेपन सिस्टम है क्या? दरअसल ये टाइप का रॉकेट लॉन्चर है जो शोल्डर से फायर किया जाता है। इसकी रेंज 2000 मीटर तक की होती है। तो ये पोर्टेबल होता है और इसका मल्टी रोल वेपन सिस्टम होता है। कई टाइप के आप वेपन्स यूज कर सकते हो इसके थ्रू। ये लाइट वेट होता है, रिलायबल होता है, इफेक्टिव होता है और इंडिया 1976 से इसका यूज कर रही है और एज पर प्लान इसे LAC के आसपास लगाया जाएगा। सिस्टम में टेलीस्कोपिक लगा होता है, एडवांस फायर कंट्रोल होता है इसके अंदर। और अभी फिलहाल इंडिया के पास में इसका M2 और M3 वर्जन है। तो जब इंडिया का M4 वर्जन प्रोडक्शन होने लगेगा तो ये इंडिया की आर्मी भी यूज करेगी। इसके साथ साथ यहीं से जो प्रोड्यूस होंगे M4 के वेरिएंट वो स्वीडन से अन्य कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो ये इसका एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा M4 वेरिएंट का। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इंडिया में लोकल जॉब जनरेट होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया का, डिफेंस एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ेंगे और इंडियन डिफेंस में सेल्फ रिलायंस आएगी। और साफ कंपनी इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी भी दे रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है इस वेरिएंट के लिए। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी डील है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज दादा साहब फाल्के अवार्ड को लेकर है। दरअसल आशा पारेख जी को 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। अब पहले जान लेते हैं दादा साहब फाल्के हैं कौन। इनका जन्म 1970 में त्र्यंबक में हुआ था, महाराष्ट्र में। 1913 में इन्होंने पहली इंडिया की साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, इसलिए इन्हें इंडियन सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। अभी जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिया जाता है एनुअली, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। इसमें एक स्वर्ण कमल और 10 लाख तक का कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, एक सिल्क का रोल और एक शॉल दी जाती है। और यह अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था इसका? देविका रानी, 1969 में जिनको दिया गया था। तो फिल्म में अगर ऐसा फैक्ट आए तो हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे ही और करंट अफेयर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक आपका एकेडमिक मेंटर होगा और एक आपका फॉलो अप मेंटर होगा। ये फॉलो अप मेंटर आपका स्टडी को ट्रैक करेगा। इसके अलावा एक PYQ बेस्ड लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम रन किया जा रहा है जिसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी और इनके जो क्वेश्चन होंगे पास्ट ईयर UPSC ने जो पूछे हैं उनके थीम वाइज आपको डिस्कशन कराया जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर एनालिसिस का प्रोग्राम समाचार वाणी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और अन्य जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।